स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की ये एग्ज़ाम सीरीज़ है चरक की और ये इसका छठा पार्ट है। 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ आपको दे रहे हैं वो चीज़ देखिए। इंपॉर्टेंस लोग, क्विक रिवीजन नोट्स दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ स्लाइड, बट अभी हम आपको पीडीएफ स्लाइड फ्री में नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि हम एक बड़े सेटअप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके लिए सीधी सी बात है कि अगर हम यूट्यूब पे बड़ा सेटअप अप्लाई करते हैं तो लेना चाहते हैं, अपना सेटअप को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें पेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपसे मेंटेनेंस चार्ज एक बहुत ही कम रेट लिया जाएगा, ठीक है। वो वीडियो में मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो पीडीएफ स्लाइड्स के लिए अभी आपको चार्जेस पे आउट करने होंगे, बाकी सब चीज़ें फ्री रहेंगी। तो पीडीएफ स्लाइड्स के लिए आपको चार्जेस पे आउट करने पड़ेंगे, वो भी मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। उसके अलावा हम आपको दे रहे हैं 24/7 सपोर्ट, जो कि टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी, व्हाट्सएप, वहाँ आप 24/7 कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वीडियो के लास्ट में इस वीडियो का जो पूरा कंप्लीट सार है वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 14 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 15 चैप्टर पे आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, अध्याय 15, उपकल्पनीय अध्याय। तो इस अध्याय में क्या हम पढ़ रहे हैं? इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन विरेचन किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसमें हम वमन विरेचन की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वमन विरेचन की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले वमन विरेचन के बारे में पढ़ना, लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया है कि संशोधन यानी पंचकर्म, शोधन कर्म, औषध संग्रह, ठीक है, वो बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि संशोधन चिकित्सा से पहले ही संशोधन के उपद्रवों को समझ के कि ये कहा गया है कि जैसे हम पंचकर्म करते हैं, शोधन चिकित्सा करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, कुछ उपद्रव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, शरीर में साइड इफ़ेक्ट उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हो सकता है उसका अतियोग हो जाए, हो सकता है उसका अयोग हो जाए। तो उसकी वजह से कुछ रोग उत्पन्न बॉडी में हो जाते हैं, तो उसे तुरंत औषधि दे के शांत करना होता है। अगर वो औषधि हमारे पास नहीं है तो फिर उस टाइम पे पैसा वैसा होते हुए भी हम बेकार हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे तुरंत के तुरंत उस चीज़ को नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि वो इमरजेंसी हो जाती है फिर। तो इसलिए कहा गया है कि पहले ही संशोधन चिकित्सा से पहले ही, करने से पहले ही उपद्रवों को समझ के कि भाई ये उपद्रव होंगे और उसके लिए औषधि की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अग्निवेश ने 11 बिंदु चिकित्सा में विचारने कहे हैं। 11 बिंदु कहे हैं, 11 पॉइंट बताए हैं कि भैया चिकित्सा से पहले इनको विचार कर लियो एक बार। दोष, कौन कौन सा दोष उसकी बॉडी में बढ़ा है, औषधि, देश, काल, बल उसका कैसा है, हीन बल तो नहीं है ऐसा, शरीर, आहार, सातम्य, सत्व, ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी है, ये चीज़ें चिकित्सा करने से पहले देख लेनी चाहिए। तो अग्निवेश ने 11 बिंदु बताए थे कि ये विचारणीय है, इन्हें विचार करना पड़ता है चिकित्सा से पहले। नेक्स्ट चलते हैं, वमन कर्म पे आ जाते हैं अब क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि वमन क्रिया कैसे होगी और विरेचन क्रिया कैसे होगी, उसके अयोग क्या होंगे, उसके अतियोग क्या होंगे, ये चीज़ें, ठीक है। तो वमन कर्म पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम पंचकर्म से पहले स्वेदन और स्नेहन और स्वेदन करते हैं। तो कर्म ये होता है, पहले स्नेहित करते हैं बॉडी को, मसाज या कुछ भी करके, मतलब स्निग्धता देते हैं, ठीक है, तेल वगैरह की मसाज करते हैं। उसके बाद स्वेदन देते हैं, पसीना लाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम वमन कर्म करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अभिमंत्रित मदनफल कषाय की एक मात्रा। अभिमंत्रित से क्या मतलब है, पढ़ा हुआ, ठीक है। पढ़ा हुआ से क्या मतलब होता है, पढ़े हुए से मतलब होता है कि मंत्र उस टाइम पे पढ़े हुए होंगे, वो अभिमंत्रित हुआ है, वो पढ़ी हुई चीज़ है, इसलिए उसमें पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो चुका है, ठीक है। और वो उसके गुण भी ऐसे हो गए हैं। तो फिर क्या होता है कि उसकी एक मात्रा लेनी है, किसकी, मदन फल कषाय की।
अभिमंत्रित होना चाहिए। मधु मिलाएं, मुलैठी मिलाएं, सेंधा नमक मिलाएं और फणित मिलाएं। ये सब मिलाने के बाद पिला दें। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है कि वमन द्रव्य पिलाने के एक मुहूर्त प्रतीक्षा के बाद यदि पेशेंट को क्या चीज़ हो रही है, अब क्या हुआ है, ये चीज़ें पिला दी, उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करा एक मुहूर्त तक, उसके बाद पेशेंट को पसीना आने लगे तो समझ लेना कि दोष पिघलने लगे हैं। ठीक है, कि बॉडी में दोष पिघलने लगे हैं। अगर लोम हर्ष होने लगे, मतलब कि ये जो रोम है ये खड़े होने लगे ऐसे करके, तो दोष अपने स्थान से चल दिए हैं। समझ लेना कि दोष अपने स्थान से चल दिए हैं, तो पिघले थे चल दिए। अब फिर उदर में अध्यमान होना स्टार्ट हो गया है, तो दोष उदर में पहुंच गए हैं। फिर क्या होगा, जी मिचलाने लगे और मुंह से पानी आने लगे, तो समझ लेना कि उस टाइम पे क्या हुआ है कि दोष ऊर्ध्वमुख हो गए हैं। दोष जो है ऊपर की ओर आना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, उनका वेग होगा, वो आगे ऊपर की ओर आएंगे। ठीक है, जानू समान ऊंचे बिस्तर पर बिठाएं उस टाइम पे पेशेंट को, और फिर क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे सहायक गणों को बुलाएंगे, कुछ ऐसे मतलब मित्रगण को बुलाएंगे अपने। ठीक है, नर्सिस वगैरह कुछ भी कह सकते हैं हम, तो उन्हें बुलाते हैं हम, और उन्हें कहते हैं कि आप जो है पीठ के नीचे से ऊपर की ओर इसमें ऐसे मसाज कीजिए और नाभि को दबाइए। ठीक है, जैसे पीठ होती है ना, पीठ है तो पीठ में नीचे से लेंगे और ऊपर की तरफ को मसाज करते हुए चलेंगे, मर्दन करते हुए चलेंगे और नाभि को दबाएंगे। ठीक है, तो ये कहना है किसे, जो हमारे परिचारक होते हैं उनको कहना, नर्सिस वगैरह को, तो वो करते हैं ये काम। फिर नाखून कटी हुई 2 उंगलियों से गले के भीतर स्पर्श करते हुए वमन कराया जाता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि सही वमन हो गया है, उसके क्या लक्षण बॉडी पे आएंगे, और पता कैसे चलेगा कि सही नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है कि वमन सम्यक योग बताया है कि कर्म से पहले होगा कफ, फिर होगा पित्त और फिर होगा वायु, ऐसे निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वायु की डकार आएगी, एंड क्या, वमन के वेगों का स्वयं रुक जाना, फिर उसके बाद ठीक है भाई हो गया कम। ठीक है, रुक गए वेग। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो गया कि भैया सम्यक योग है। सम्यक मतलब समान योग है, अच्छा योग है, बिल्कुल सही हो गया, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद है वमन का अति योग हो रहा है। अति योग से मतलब है कि भैया ज़्यादा मात्रा में वमन हो गया है, तो उस टाइम पे रक्त आना स्टार्ट हो जाता है, झागदार ब्लड आना स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद क्या लगेगी, प्यास लगेगी और बल की हानि हो जाएगी, निद्रा नहीं आएगी, निद्रा की हानि हो जाएगी, शरीर में बेचैनी जैसा कुछ हो जाता है। तीसरा है वमन के अयोग। ठीक है, कि भैया सही से वमन नहीं हुआ है, कम हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वमन वेगों का किसी कारणवश बाहर न निकल पाना, वेग ही नहीं आता, केवल औषधि निकल जाती है, तो ये कफ पित्त वायु तो निकलती नहीं है, या फिर वेग जो है रुक रुक के आ रहा है, तो उस टाइम पर समझ लो कि वमन सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वमन के पश्चात हम धूमपान कराते हैं और हाथ पैरों को धुलते हैं। तो पता ही है, उल्टी कोई करके आया है भैया, तो छर्दी कोई करके आया है, तो सीधी सी बात है कि वो हाथ पैर धुलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विरेचन की विधि पे आते हैं अब, कि भाई स्वेदन स्नेहन इसमें भी कराएंगे। स्नेहन स्वेदन के पश्चात त्रिव्रत का कल्क, कल्क मतलब चटनी, उसका एक अक्ष। ठीक है, अक्ष लिखा है, अक्ष मतलब कि 12 ग्राम, तो 12 ग्राम मात्रा जल लेंगे या किसी द्रव्य में घोलकर पिला देंगे। ठीक है, तो त्रिव्रत कल्क का 12 ग्राम मात्रा जल या किसी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में घोल के पिला देंगे। ठीक है, अब विरेचन के बाद धूमपान नहीं कराते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। अब विरेचन के बाद क्या कराते हैं, वो चीज़ आप पंचकर्म में पढ़ेंगे, और ये आपका होमवर्क है, उसे आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि संशोधन से लाभ क्या होते हैं। संशोधन से लाभ क्या होते हैं, लाभ होते हैं कि मल दूर करने वाले, रोगनाशक, बल और वर्ण को निखारने वाला ये संशोधन कर्म, संशोधन या शोधन बात एक ही है, और पंचकर्म बात एक ही है। उन द्रव्यों का पान करके मनुष्य अधिक दिनों तक सुखी रह सकता है। ठीक है ना, मल दूर
मल दूर हो जाते हैं, बॉडी के अंदर जो मल टॉक्सिन जमा होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, रोग जो होता है नाश हो जाता है उनका, और बल बढ़ जाता है, वर्ण निखर जाता है। बस ये चीज़ें इसके लाभ हैं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 चतुष्क थे, 7 चतुष्क में से ये 16वां अध्याय है। मीन्स 4 चतुष्क का एक अध्याय होता है, तो चौथे चतुष्क की बात कर रहे हैं। तो भेषज मैंने ट्रिक इसमें बताई थी पहली वीडियोज़ में कि कैसे सप्त चतुष्क को याद करना है। तो भेषज स्वास्थ्य, तो यहाँ पे BSNL करके था, BSNL क्रिया थी, तो भेषज स्वास्थ्य और निर्देश चतुष्क, ठीक है ना। और फिर आता है BSNL, L को छोड़िए, ठीक है, L एक ऐसे ही था बस। BSNL क्रिया से मतलब है, किस मतलब है कल्पना, और तो ये कल्पना का आखिरी अध्याय होगा। कल्पना चतुष्क चल रहा है और इसका ये आखिरी अध्याय है। उसके बाद रोग चतुष्क हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चिकित्सा प्रभातीय अध्याय, चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय, तो प्राभृतीय अध्याय से क्या मतलब है, चिकित्सा प्राभृत से क्या मतलब है कि चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियां या उपकरणों से युक्त अध्याय है। अगर मैं कहूँ कि चिकित्सा प्राभृत वैद्य है ये, या फिर चिकित्सा प्राभृत डॉक्टर है, कुछ भी चिकित्सक है आप कह सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चिकित्सा से संबंधित सभी सामग्रियां या उपकरण उसके पास हैं, उस डॉक्टर के पास हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया है अब देखिए, इसमें हम सीधी सी बात है कि चिकित्सा से संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे सामग्रियाँ उपकरणों के बारे में, तो सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें बताया गया है, इसमें बताया है इसी इन दोनों को 15 और 16 को आप एक साथ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 15 के बाद से इसको कंटिन्यू किया गया है। जैसे इसमें सम्यक वमन के बताए गए थे लक्षण, ऐसे इसमें सम्यक विरेचन के लक्षण बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, ग्लानि हो जाती है, रोग कम हो जाता है, भोजन में रुचि, हृदय की शुद्धि और भूख प्यास लगने लगते, सब कुछ ठीक हो जाता है, शरीर का वर्ण निखर जाता है। तो भैया उस टाइम समझ लीजिए कि समान तब विरेचन अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट इसमें है कि अगर ना हो अच्छे से तब क्या होगा, बार बार थूकेगा पेशेंट और हृदय शुद्ध नहीं रहेगा, जी मिचलाएगा, कफ पित्त की उल्टी महसूस होना है, ठीक है, पेट फूल जाएगा, रुचि होगी, वमन, शरीर में भारीपन ऐसा कुछ होगा, ठीक है, बार बार सर्दी जुकाम आएगा और यहाँ पे अपान वायु रुकावट होगा। ठीक है, फिर होता है कि संशोधन की श्रेष्ठता। देखिए ये जो है अपने आप में कोई भी पूछ लेता है कि भैया संशमन, देखिए चिकित्सा 2 तरह की हो सकती है, एक होती है शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा बोलते हैं पंचकर्म वगैरह का। तो क्यों इसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो दोष है उसे एक बार में ही बाहर निकाल देता है। अब दोषों को, एक तो होता है दोषों को शांत करो, धीरे धीरे शांत होंगे, लेकिन एक होता है कि दोषों को बाहर निकाल दो तो तुरंत रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है, इसलिए इसे कहा है। और दूसरी बात कि वो फिर दोबारा से प्रकोपित भी नहीं होती क्योंकि वो बाहर निकल गए हैं। अभी अब शमन चिकित्सा लेंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वो शांत हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से उभर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए संशोधन चिकित्सा को श्रेष्ठ कहा गया है। अब आते हैं कि वमन विरेचन अयोग। अब अगर अयोग हो गया है तो फिर चिकित्सा हम क्या करें भाई, करना क्या है, स्नेहन करें और फिर से दोबारा से संशोधन करें। ठीक है, फिर अगर वमन विरेचन का अतियोग हुआ तो उस टाइम पे मधुरादि गण होता है, उसकी औषधियों से साधित तेल, तो तेल को सिद्ध करना है, उसकी औषधियाँ तेल में डालनी है, अच्छे से पाक करके तेल को सिद्ध करना है। ठीक है, और उसका पान कराना है या फिर अनुवासन वस्ती देनी है उसी तेल से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, क्या आ रहा है इसमें, स्वभावोपरमवाद। इसे स्वभावोपरमवाद है, ठीक है, इसे पदार्थ विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। बौद्ध धर्म ने इसे समर्थन दिया है। क्या कहा गया है कि वस्तु जो है, वस्तु का नाश स्वभाव से होता है। ऐसा कहा गया है कि वस्तुओं का जो नाश है वो स्वभाव से होता है, उनके नाश में कोई कारण नहीं होता। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि रस, रक्त आदि धातु है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, आहार से होती है ना, आहार से होती है, जो हम खा रहे हैं उनसे होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि धातुओं के विनाश में
विनाश कैसे हुआ, तो विनाश में उसका कोई कारण ही नहीं है, विनाश का तो कोई कारण ही नहीं है। इन्होंने यही तो कहा है कि भाई उत्पत्ति का तो कारण होता है कि हाँ उससे उत्पत्ति हुई है, लेकिन विनाश स्वभाव से ही होता है, वो उसका स्वभाव है, इसलिए विनाश हो गया। उसे कह दिया स्वभावो परमवाद। ठीक है, वाद विवाद से मतलब जानते हैं ना, और परम मतलब प्रथम, वाद मतलब बोलना, कहना किसी चीज़ को। ठीक है, तो स्वभाव ही परमवाद है, तब पहला कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्होंने जैसे कहा है कि भाव पदार्थों की उत्पत्ति में कारण होता है, लेकिन नाश में कोई कारण नहीं होता है, वो स्वभाव है। नेक्स्ट आते हैं चिकित्सा। तो जिस क्रिया के द्वारा शरीर धातु सम हो जाते हैं वही क्रिया चिकित्सा कहलाती है। तो धातुओं को, शरीर में जो शरीर धातु है उन्हें सम लाना। ठीक है, समान अवस्था में लाना। उद्देश्य क्या है, धातुओं को सम करना और सम धातुओं को सम बनाए रखना। ठीक है, चिकित्सा का ये उद्देश्य होता है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं 17वां मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है ये अध्याय होता है क्योंकि ये रोग चतुष्क का पहला अध्याय है, और किसी भी चतुष्क का पहला अध्याय बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये अध्याय भी काफ़ी बड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगी है, कमेंट भी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है रोग चतुष्क का ये पहला अध्याय है, 17वां अध्याय। यहाँ से रोग चतुष्क स्टार्ट हो रहा है, हृदय और सिरा रोग के बारे में इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले सिर पे चलते हैं। ठीक है, तो सिर की परिभाषा बताइए कि शरीर के जिस अवयव में प्राणियों के प्राण सभी इंद्रियां बसती हैं वो क्या है, वो उत्तम अंग है और वही सिर है। ठीक है ना, इंद्रियों का आश्रय है और प्राणियों के प्राण इसमें होते हैं सिर में। भैया मस्तिष्क है सिर के अंदर, अब मस्तिष्क पे अगर आघात होगा, कोई मारेगा तो मर जाएगा ना पेशेंट, तो सिर को उत्तम अंग कहा गया है। ठीक है, सिरो रोग जो है 5 होते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, अभी बात करेंगे वातज के कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी चरक पढ़ रहे हो तो रोगों के बारे में पढ़ोगे नहीं, इस रोग चतुष्क में तो देखेंगे कि वातज सिरो रोग होने का कारण क्या है और कैसे पहचानेंगे वातज सिरो रोग हुआ है। अब देखिए, कारण है कि अगर हम ऊंचा बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं या तीक्ष्ण मध्य पान करते हैं, ठीक है, और रात्रि में जागरण करते हैं और शीत वायु का स्पर्श करते हैं, अधिक मैथ्यून मलमूत्र आदि अपान वायु का वेग इनका सबका धारण करते हैं, तो फिर हमें वातज सिरो रोग हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे शरीर में वात बढ़ती है और वात बढ़ने से क्या होगा, वो सिरो प्रदेश में जाके सिरो रोग उत्पन्न करेगी। ठीक है, लक्षण क्या दिखते हैं कि शंख प्रदेश में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है और गर्दन के पीछे के भाग में टूटने जैसी महसूस होता है। ठीक है, और कानों में आवाज़ें गूंजती हैं और सिर में चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। समझ लीजिए कि वातज सिरो रोग हुआ है, और ये वात के लक्षण भी हैं, सिर में चक्कर आना, कानों में आवाज़ गूंजना, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट पित्त के बारे में है। तो पित्त में क्या है, जिन कारणों से पित्त बढ़ेगा उसी से ही पित्त सिरो रोग भी होगा। जैसे कटु अम्ल लवण क्षार पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे, मदिरा पान करेंगे, गुस्सा करेंगे, धूप का और अग्नि का सेवन करेंगे तो पित्त भी बढ़ेगा, और ये पित्त बढ़ेगा सिरो प्रदेश में जाएगा, सिरो प्रदेश में जाके सिरो रोग उत्पन्न करेगा। लक्षण यहाँ पे क्या दिखेंगे शरीर पे, कि शरीर में दाह वेदना, आँखों में जलन होगी, पसीना ये सब आएगा, क्योंकि ये पित्त के कारण आता ही है। ठीक है, क्योंकि ये सिर में हो रहा है तो समझ लीजिए पित्त पहुँच गया सिर में। नेक्स्ट आता है कफज। कफज में क्या होगा, कफ क्या होता है, भारी होता है, तो भारी होता है तो इसका मतलब, और कफ क्यों बढ़ता है शरीर में, क्यों बढ़ेगा, कारण क्या होगा इसका, कि सुखपूर्वक हम ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं, या ज़्यादा समय तक बैठे हुए ज़्यादा मात्रा में आराम कर रहे हैं, या गुरु आहार खा रहे हैं, भारी भारी चीज़ें खा रहे हैं, तो कब बढ़ाएगा। फिर होता है कि लक्षण सिर में मंद मंद वेदना होने लगती है, शून्यता आने लगती है, भारीपन आ जाता है, भोजन में रुचि होती है, आलस्य, ये सब कफ के कारण, मतलब कफ का कोई भी रोग हो ना, ज़्यादातर रोगों में ये लक्षण मिलते हैं। भारीपन आ जाएगा, कहीं भी अगर कफ सिचुएटेड है तो हाथ में, पैर में, कहीं पे भी भारीपन आ जाएगा, शून्यता आ जाएगी, या कहीं पे भी जिस टाइम आपको आलस्य आ रहा तो समझिए आपकी बॉडी में क्या है, कफ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं सन्निपात सिरो रोग। सन्निपात में क्या, तीनों के लक्षण मिलते हैं, मिला जुला के। कैसे, सूल से कहीं भी दर्द हो रहा है समझ लीजिए वात है, कहीं भी जलन हो रही है समझ लीजिए पित्त है,
कहीं भी भारीपन शून्यता आ रही है, शून्यता से मतलब शून्य हो जाना, तो वहाँ पे समझ लीजिए क्या है, वहाँ पे कफ है। तो यहाँ पे शूल, भ्रम, कंपन, जलन, ये सब भारीपन वगैरह तीनों के कंबाइन लक्षण मिलते हैं, और तीनों के कंबाइन निदान से ये होता है ज़्यादा मात्रा में निदान से मतलब है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। कृमिज, कृमिज का क्या कारण होगा भाई, कृमिज शिरोरोग, कृमिज से मतलब कीड़ा होता है, ठीक है, गंदगी से होता है, तो सीधी सी बात है। तो गंदगी से खुजली होगी, सूजन आएगी, दुर्गंध होगी, ये सब पता है ना। वेदना होगी, छेदे जाने जैसी वेदना, क्योंकि कीड़े जो होते हैं ना काटते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर कारण इसमें क्या है, तिल, दूध, गुड़ अधिक खाने से, अजीर्ण रोग से, अजीर्ण रोग में अगर भोजन कर रहा है पेशेंट, या तिल जो गर्म होता है, दूध, गुड़, ये सब ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, तो सड़ी गली वस्तुएं खा रहा है, तो उससे क्या होगा, कृमिज होंगी, और वो कृमि सिरो प्रदेश में जाएंगी और वहाँ जाके फिर सिरो रोग उत्पन्न करती हैं। अब आता है हृदय रोग। हृदय रोग क्या है, 5 प्रकार के ये भी होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। तो ऐसे ही सेम इनका भी है, इनका भी ऐसे ही होता है। वात में वात के लक्षण, पित्त में पित्त के, कफ के, और सन्निपातज में तीनों के, और कृमिज में वही सुई चिपने जैसा सड़ी गली वस्तुओं का सेवन, ये सब इसमें हृदय रोग में भी ऐसे ही सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर जाइए बुक से यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम सीरीज हम फटाफट से बता रहे हैं। अगर हर चीज़ को आप डिटेल में ले रहे हैं, क्योंकि आगे चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी, तो वहाँ भी आप इन्हें अच्छे से कवर कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं दोष, मान, विकल्पज रोग, ठीक है। ये कैसे रोग है भाई, ये दोष हैं, और मान से मतलब दोष तो पता है आपको, वात पित्त कफ। मान से आपको मतलब पता है, मान से मतलब होता है तोलना। विकल्पज, मान विकल्पज, तो मतलब कि अलग अलग कम्बिनेशन या अलग अलग माप में अगर दोष पड़ा, जैसे कभी पित्त बढ़ रहा है, कफ कम हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो उनके कम्बिनेशन बिगड़ जाने से जो रोग उत्पन्न होंगे वो 62 तरह के रोग, 62 रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। 62 रोग उत्पन्न होंगे दोष की मात्रा बिगड़ जाने से या दोष के असंतुलन से। जैसे बढ़े हुए और घटे हुए दोषों के 25-25 भेद बताए। इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कन्फ्यूजन करेगा, बुक से भी कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ देखिए, तो इसमें क्या है कि बढ़े हुए और घटे हुए दोषों के, भाई जो दोष बढ़ गए हैं, जो घट गए हैं, उन दोषों के 25-25 भेद होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। 25-25 कैसे, 13 तो होते हैं सन्निपात के, संसर्ग के होते हैं 9, और पृथक होते हैं 3। समझ लीजिए क्या है सन्निपात से मतलब क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का कम्बिनेशन, 3 का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तीनों का, वात पित्त कफ का तीनों का कम्बिनेशन होगा तो सन्निपात। संसर्ग क्या होगा, 2 दोषों का, और पृथक क्या होगा, अलग। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो सन्निपात में यहाँ पे 13 कैसे होते हैं कि 2 दोषों की वृद्धि होती है। जब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये टेबल जो नीचे दी हुई है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है कफ द्वि उल्वण, मतलब 2 दोष अधिक बड़े हो तो 3। तो कैसे 3 भाई, कि जब देखो सन्निपात का मतलब तीनों तो होंगे ही, तीनों बड़े हुए होंगे उस टाइम पे, लेकिन 2 दोष ज़्यादा बड़े हुए होंगे तो उनसे 3 रोग हो जाते हैं। जैसे कफ बढ़ा हुआ है, वात पित्त दोनों ज़्यादा बड़े हुए हैं, कफ तो बढ़ा ही हुआ है लेकिन वात पित्त उससे भी ज़्यादा बड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे वात बढ़ी हुई है और कफ पित्त उससे भी ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो कम्बिनेशन इनका चल ही रहा है, ठीक है। तो इनसे 3 रोग हो जाते हैं 2 दोष के। अब ऐसे ही एक दोष की वृद्धि से 3 दोष होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा। जैसे नीचे दिया है, एक उल्बण से क्या होता है, जैसे पित्त कफ दोनों बढ़े हुए हैं लेकिन वात ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है। जैसे पित्त यहाँ पे, सही कफ यहाँ पे, तो 3 ये हो गए। फिर है हीन, मध्यम और अधिक भेद से ये 6 होते हैं। हीन से मतलब ये कम बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तीनों का अलग अलग कम्बिनेशन होगा, नहीं तो उससे 6 होंगे, ठीक है। और एक समवृद्धि, मतलब समान मात्रा में तीनों बड़े हुए हैं, उससे 1 हो गए, तो ये हो गए कुल मिला के 13 सन्निपातज। और फिर संसर्ग में ऐसी 2 दोषों के समरूप बढ़ने से, दोनों के समान मात्रा में बढ़ने से 3 होते हैं, एक बढ़ा एक कम हुआ, उससे 6 होते हैं। और पृथक का आपको पता है, पृथक मतलब अलग अलग, तो वो अलग अलग वात पित्त कफ तीनों के होते हैं, तो 3 ये हो गए। तो टोटल होते हैं 13 + 9 + 3 = 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पे
प्रकार बताए गए हैं। ठीक ऐसे ही किसके होते हैं, घटे हुए दोषों के भी होते हैं 25। ये तो थे अभी बढ़े हुए के, तो उसमें जहाँ पे बढ़ा हुआ लिखा है ना वहाँ पे घटा हुआ हो जाए। अभी दोष बढ़ रहे थे, अभी अचानक से ये घट रहा है वो घट रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे घटे हुए के, ऐसे बढ़े हुए के। तो 25 25 50 हो गए। बताए कितने हैं कि 62 होने चाहिए। तो त्रिदोष से युगपत वृद्धि था 6 से, त्रिदोष से क्या होते हैं 12 होते हैं। त्रिदोष की वृद्धि या तीनों दोष के का, ठीक है, तीनों दोष कॉम्बिनेशन से 12 होते हैं। तो कुल मिला के हो गए 25 25 50 और 12, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये हो गए 62। आगे चलते हैं, 18 प्रकार के क्षय इसमें बताएंगे। चैप्टर इतना बड़ा है ना, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसे लिखने के लिए। तो देखो 18 प्रकार के क्षय बताए हैं। क्षय मतलब कमी, तो शरीर में कमी, दोष की कमी होगी तो तीन हो गए। धातु 7 होते हैं तो 7, मल का क्षय होगा 7 यहाँ पे, ठीक है, और ओज का क्षय होगा 1 यहाँ पे, तो टोटल होते हैं 18, ठीक है। आप एक बार बुक से देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। और ये है रिवीजन नोट्स हमारे, तो इसमें भी मैं आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मधुमेह का निदान एवं संप्राप्ति। मधुमेह आप पढ़ेंगे रोग निदान में भी, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए मधुमेह का पहले निदान मतलब क्यों होता है मधुमेह। तो भैया गुरु स्निग्ध अम्ल लवण पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर दिया। नवीन अम्ल मतलब ज़्यादा नया एसिडिक खाना ले रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, आलस्य ले रहे हैं, सुख में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे मधुमेह। आजकल ज़्यादा पेशेंट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हर आदमी सुख में रहना चाहता है। व्यायाम चिंता पंचकर्म न करना, पंचकर्म कराना चाहिए, उससे मधुमेह नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं करना भी अपने आप में मधुमेह का कारण है। अब भैया देख लेते हैं संप्राप्ति। तो जो ऊपर निदान है ना, उनका जब सेवन कर लेते हैं तो शरीर में क्या क्या चीज़ बढ़ेंगी, 4 चीज़ें, कफ पित्त मेद और मांस। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं। जब ये मात्रा में बढ़ जाएंगी तो ये वायु की गति को रोक देते हैं। और फिर आता है वायु को गुस्सा, तो वायु हो जाती है कुपित, रुकेगी तो उसे फिर वो जो है उसे गुस्सा आएगा वायु को यहाँ पे, तो वायु दुगनी तेजी से बढ़ती है और ओज को साथ ले करके और मूत्राशय में प्रवेश कर जाती है। फिर जो है जैसे वो मूत्राशय में प्रवेश करेगी कष्टकर पर मधुमेह रोग कुछ उत्पत्ति होती है। आगे इसमें दिया हुआ है प्रमेह पीड़िकाएँ, तो 7 बताई है। पीड़िका से मतलब पिंडली रूप, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेशों में मर्मस्थान और संधियों पे हो जाती हैं, छोटी छोटी पिंडलिकाएँ हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या फिर गांठ वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये 7 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, शरशपी, अलसी, विंता और विद्रति, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोग निदान के लिए भी। किद्र अभी यहाँ पे ये जो 6 दिया हुआ है इसे हम रोग निदान में पढ़ेंगे। विनाम नाम यहाँ पे याद कीजिए, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, शरशपी, अलसी, विंता और विद्रति, ठीक है। लेकिन विद्रति का वर्णन यहाँ पे अलग से मिलता है। उसमें लिखा है कि दुष्ट रक्त की अधिकता से शीघ्र ही दाह उत्पन्न होने लगता है। अब क्या होता है उसमें, जैसे गांठ कोई हो गई है या फिर दाना कोई हो गया शरीर पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जल्दी ही उसमें जलन होने लगती है, दाह उत्पन्न होने लगती है, पकने लगती है, मीन्स वो, तो उस टाइम पे क्या है उसे कहेंगे विद्रधि। ये 5 प्रकार की हो सकती है, वात पित्त कफ, त्रिदोष और पंचमान। ये आगे हम पढ़ेंगे ही अगले आने वाले चैप्टर्स में, या फिर ये हम यहाँ पे विमान स्थान निदान स्थान में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में वमन विरेचन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। संशोधन संशमन में श्रेष्ठ, मतलब संशोधन श्रेष्ठ क्यों है वो बताना है। सिरोरोग हृदय रोग का वर्णन कीजिए, ये चीज़ बतानी है। फिर यहाँ पे प्रमेह पीड़िकाएँ, सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए या फिर इससे पहली 5 पीडीएफ जो है वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे एक बार हमें बताएं, या फिर मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर आपको मैसेज करना व्हाट्सएप। वहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे प्राइस कंफर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय आयुर्वेद।